अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका अपने असली पेरेंट्स के घर पहुंचती है जो उसे बहुत प्यार से ट्रीट करते हैं और फिर उसकी दूसरी बहन या फिर मुंह बोली बहन नताशा भी आ जाती है। अब आगे किसी ने अनामिका के दरवाजे पर नोक किया और बाहर से रानी की पोलाइट आवाज सुनाई दी, मैनमा आपके पेरेंट्स आपको गार्डन में बुला रहे हैं। अनामिका समझ गई शायद वह लोग जो सरप्राइज तैयार कर रहे थे वह हो गया होगा। वह कमरे से बाहर आई और दरवाजा बंद करते हुए रानी के पीछे पीछे गार्डन में जाने लगी। जैसे ही वह गार्डन के एंट्रेंस पर पहुंची, आसपास अचानक से अंधेरा हो गया। सारी लाइट्स बंद कर दी गई थी। 3 सेकंड बाद खूबसूरत लाइट से वह रोशनी फिर से जगमगाने लगी। मिस इस रास्ते से, रानी ने उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। जैसे ही अनामिका गार्डन में कदम रखा उसने देखा कि पेड़ों पर ब्यूटीफुल तारे लटके हुए हैं, बहुत सारे हजारों बलून हवा में उड़ रहे हैं और कलरफुल रिबन आसमान से गिर रहे थे। क्या ये वह सरप्राइज है जो उसके पेरेंट्स ने उसके लिए प्रिपेयर किया है? अनामिका को कभी ऐसा प्यार या फिर सरप्राइज मदन और मीना की तरफ नहीं मिला था, इसलिए वह अपने असली माता पिता का प्यार और अटेंशन फील कर सकती थी। वहीं घर के अंदर नताशा हैरान हो गई। उसे बिना बताए और उसे बिना बुलाए उन्होंने रिबन कैसे रिलीज कर दिए। अगर वह ये सीन रिकॉर्ड करती तो सोशल मीडिया पर उसे बहुत सारे लाइक्स मिलते। वह गार्डन में कुछ फोटोज लेने के लिए जाने ही वाली थी, तभी उसके पेरेंट्स एक्साइटेड होकर दौड़ते हुए और चिल्लाते हुए आए, हमारी प्यारी गुड़िया। उसके पेरेंट्स ने कभी उसे इतने प्यार से नहीं बुलाया था। क्या ऐसा इसलिए है कि वह बहुत टाइम से घर से दूर थी इसलिए उसके पेरेंट्स उसे मिस कर रहे थे? लेकिन वह तो यहाँ है। क्या उन्हें ऐसा लगा कि वह गार्डन में पहुंच गई है इसलिए इतने एक्साइटेड होकर दौड़कर आए? उन्हें तो पता ही नहीं है कि उनकी प्यारी गुड़िया अभी भी अंदर है। नताशा अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट लेकर गार्डन में जाने वाली थी। तभी उसने नोटिस किया कि उसके पेरेंट्स ने एक लड़की का हाथ प्यार से पकड़ा हुआ है और कुछ प्यार से बातें कर रहे हैं। वह लड़की पतली दुबली थी और उसकी स्किन काफी डेलिकेट थी, बिल्कुल नताशा से ऑपोजिट, जो मेकअप और स्किन केयर की मदद से थोड़ी बहुत चमकती थी। उस लड़की की स्किन और नेचुरल और ग्लोइंग थी। जैसे जैसे नताशा आगे बढ़ रही थी उसने उसे लड़की का सिंपल कपड़े नोटिस किया, मगर उसके चेहरे के फीचर काफी कमाल के थे। उसे लड़की का चेहरा कुछ कुछ उसकी माँ से मिलता था और तभी एक हवा गुजरी जिससे उसे लड़की के बाल उड़ने लगे और वह काफी खूबसूरत दिख रही थी। ये कौन मेहमान है घर पर? नताशा कंफ्यूज थी और सबसे ज्यादा कंफ्यूज इस बात को लेकर थी कि उसके पेरेंट्स इस लड़की से इतने प्यार से क्यों बात कर रहा है। अनु, क्या तुम्हें ये सरप्राइज पसंद आया? अच्छा लगा तुम्हें? लेकिन श्रवण जी अपनी बात खत्म कर पाते उससे पहले ही उन्होंने वहां पर खड़ी नताशा को नोटिस किया और हैरानी से पूछा, नताशा, तुम तो कल दोपहर को आने वाली थी ना, आज क्यों घर आई तुम? अपने डैड की बातें सुनकर नताशा को यकीन हो गया कि यह गार्डन का सरप्राइज उसके लिए नहीं बल्कि इस लड़की के लिए था, जिससे वह हैरान और कंफ्यूज दोनों हो गई। उसे समझ नहीं आया कि क्यों उसके पेरेंट्स अजनबी लड़की को इतनी वैल्यू कर रहा है, मगर उसे लगा कि यह लड़की उसके मॉम डैड की मेहमान है, इसलिए उसने जेंटल स्माइल के साथ कहा, मोम डैड, मैं अपने फ्रेंड के प्लेन से जल्दी आ गई। ये कौन है? भले ही श्रवण जी ने नताशा के यहाँ होने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन उन्होंने जल्दी से मुस्कुराकर कहा, तुम सही वक्त पर आई हो। मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, यह अनामिका है, तुम्हारी बहन। बहन? कौन सी बहन? क्या कोई दूर की रिश्तेदार? लेकिन अनामिका ने बहुत सिंपल कपड़े पहने हुए थे, जो उनके रिश्तेदार तो नहीं पहनते थे। उनके सारे रिश्तेदार काफी रिच और हाई सोसाइटी के वाले थे। ये लड़की पक्का कोई दूर की रिश्तेदार होगी। क्या यहाँ पर यह अपने कनेक्शन के जरिए थोड़े पैसे लेने आई है? श्रवण जी ने नताशा की एक्सप्रेशन और थॉट्स नोटिस नहीं किया और उन्हें अनामिका की तरफ मुड़कर कहा, अनामिका, यह नताशा है जिसके बारे में हमने तुम्हें बताया था। उसने अभी अभी अपने एग्जाम खत्म किया है और यह भी समर वेकेशन पर है, इसलिए वह हमारे साथ ही रहेगी। नताशा ने अपनी चमकती हुई आंखों से अनामिका को पॉलिटली ग्रिट किया, हेलो सिस्टर। भले ही उसने ऊपर से अनामिका को बहन कहा था, लेकिन उसने इस बात को सीरियसली नहीं लिया और उसे एक गरीब रिश्तेदार की तौर पर ट्रीट किया। जो कपड़े और शूज तुमने ऑर्डर किए थे, वह आ गया है, ब्रांड के मैनेजर ने पर्सनली डिलीवर किया है। वह लोग अंदर है, श्रवण जी बोले। वह इतनी जल्दी आ गए? सीता जी खुश हो गई और उन्होंने अनामिका का हाथ पकड़कर कहा, चलो अंदर चलकर देखते हैं कि तुम्हें पसंद आता है या नहीं। और नताशा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है बाद में। नताशा हैरान हो गई। क्या वह खूबसूरत कपड़े और शूज इस लड़की के लिए मांगाए गए हैं? ये लड़की एग्जैक्टली है कौन और उसके पेरेंट्स उसे इतना प्यार क्यों कर रहे हैं? अनामिका श्रवण जी और सीता जी के साथ मेलहाल में पहुंची तो वहां ब्रांड का मैनेजर पहले ही रिस्पेक्टफुली खड़ा था और उसने उन दोनों लोगों को ग्रिट करते हुए कहा, गुड आफ्टरनून मिस्टर एंड मिसेज ओबरॉय, मैं जैक हूँ।
QY ब्रांड का मैनेजर। यह क्लोज और शूज हमारे ब्रांड के फाउंडर क्वीन एमी के लेटेस्ट वर्क है। मैंने सुना है कि आप लोगों ने इसे अपनी बेटी के लिए कस्टमाइज करवाया है। हाँ, सीता जी ने उन ब्यूटीफुल कपड़े और शूज को देखा और सेटिस्फैक्शन से हाँ में सर हिलाते हुए कहा, क्यों नहीं, क्वीन एमी का नया काम सचमुच काफी एक्सीलेंट है। अनु, यहाँ देखो, तुम्हें पसंद आ रहे हैं या नहीं? उनकी नजर का पीछा करते हुए जैक ने अनामिका को देखा तो उसकी स्माइल अपने चेहरे पर जम गई। उसे लड़की का चेहरा बहुत खूबसूरत और क्यूट था और उसकी ब्राइट आंखें एकदम क्लियर, लेकिन मैनन पॉइंट ये थी कि वह एग्जैक्टली उसके बॉस की तरह दिखती है। जैक शॉक होकर अनामिका को देखने जा रहा था। सामने खड़ी लड़की बिल्कुल उसकी बॉस की हमशक्ल है। कैसा हो सकता है कि 3 साल पहले उसकी बॉस ने QY ब्रांड को लॉन्च किया था अपना नाम छुपाकर क्वीन एमी के नाम से। हर एक कपड़ा और हर एक शूज और बैग पर्सनली उनके द्वारा डिजाइन किया जाता था और यूनिक और एक्सीलेंट डिजाइन की वजह से हर एक कपड़ा और हर एक शूज सिर्फ एक पीस प्रोड्यूस किया जाता था। उसकी यूनिक डिजाइन्स और कस्टमाइज केयर की वजह से उसे ब्रांड ने जल्दी से सोशलिटीज, अमीर परिवार की लड़कियों और सेलिब्रिटीज के बीच में पॉपुलैरिटी हासिल कर ली। उसके बॉस के काम ने ही इंटरनेशनल अवार्ड सिर्फ 3 सालों में ही जीते और एक छोटे से लोकल QY ब्रांड को इंटरनेशनल बना दिया। कई महंगे और बड़े ब्रांड क्वीन एमी यानी कि डिजाइनर को खरीदना चाहते थे और QY ब्रांड को अपने अंदर लेना चाहते थे, लेकिन उन्हें उनकी बॉस ने बहुत ही रुथलेसली रिजेक्ट कर दिया। अनु, देख लो, ताकि अगर तुम्हें कोई भी चीज इसमें से नहीं पसंद आई है तो तुम जैक को बता सकती हो, वह ब्रांड के मैनेजर है, सीता जी ने बहुत प्यार से कहा। QY ब्रांड के फाउंडर हमेशा ही लो प्रोफाइल रहती थी और सारे एक्सटर्नल अफेयर्स हमेशा जैक ही हैंडल करता था। ठीक उसी वक्त जैक ने अपनी एक्सप्रेशन कंट्रोल किया और रिस्पेक्टफुली पूछा, मैम मैं आपको क्या बोलूं? मेरा नाम अनामिका है, अनामिका बोली। जैक ने जब उसकी आवाज सुनी और बातें करते हुए वक्त उसके साथ एक्सप्रेशन देखे तो वह समझ गया, यह उसकी बॉस ही है बिना किसी डाउट के। लेकिन यहाँ पर मामला क्या है? उसकी बॉस इंडिया के सबसे रिच इंसान की बेटी कैसे हो सकती है? अगर वह इतनी ही अमीर परिवार से है तो वह अपना ब्रांड क्यों लॉन्च की है? क्या वह और पैसे कमाना चाहती है? लेकिन होल्ड ऑन, क्या नताशा ओबरॉय इस परिवार की इकलौती बेटी नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी बस कोई छुपी हुई बेटी हो जिनकी आइडेंटिटी किसी को ना बताई गई हो? लेकिन अगर उसकी आइडेंटिटी छुपी हुई है तो वह लोग उसे इतने अच्छे से उसे इंट्रोड्यूस क्यों करवा रहे हैं और उसे इतना पेम्पर भी कर रहे हैं? अनामिका ने सोचा था कि कम से कम उसे 6 महीने तक कोई डिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसके ब्रांड के पास इनफ स्टॉक है और वह इस टाइम के दौरान अपना फोकस फार्मास्यूटिकल रिसर्च और बाकी कामों पर लगाओगी। लेकिन उसे हैरानी तब हुई जब उसके खुद के पेरेंट्स ने उसके सारे स्टॉक को खरीद लिया, जिनमें कुछ उसके पुराने डिजाइन भी थे जो उसके हिसाब से आउटडेटेड हो गए थे। मिस अनामिका, आपका नाम हमारे ब्रांड के फाउंडर से थोड़ा मिलता जुलता है। मैं सोच रहा था कि क्या आप उन्हें जानती हैं, हमारे बॉस को? जैक ने पूछा। नहीं, अनामिका का आंसर बिल्कुल क्लियर कट था। ये सुनकर जैक समझ गया कि इस रूम में खड़े बाकी लोग उसके बॉस की असली आइडेंटिटी नहीं जानते। आप बहुत लकी हैं, आपके पेरेंट्स आपसे कितना प्यार करते हैं। इन कपड़ों को देखिए, ये हमारे ब्रांड की फाउंडर क्वीन एमी ने पर्सनली डिजाइन किए हैं। आपके जैसे ऑरा और खूबसूरत लड़की के लिए परफेक्ट है, जैक बोला। अनामिका, ये कैजुअल आउटफिट देखना तो, ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा, श्रवण जी ने रेक में रखे हुए ड्रेस की तरफ इशारा करते हुए कहा। क्वीन एमी के डिजाइन काफी अच्छे हैं, इसे तो देखो, सीता जी ने भी एक स्कर्ट लाकर अनामिका के ऊपर लगाकर देखते हुए कहा, मैं अभी से इमेजिन कर सकती हूँ कि इसे पहनकर तुम कितनी ब्यूटीफुल लगेगी। अनामिका, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? श्रवण जी ने एक शूज की जोड़ी अनामिका को दिखाते हुए कहा। अनामिका, ये देखो, ये शोल्डर बैग किसी का दिन एक बैग पड़ा और कहा, देखो, इसे देखकर लग रहा है कि यह तुम्हारे लिए पर्सनली बनवाया गया है। मैं श्योर हूँ कि तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। अनामिका की आंखें तारों की तरह चमक रही थी और वह काफी एलिगेट डेमोर के साथ उनके कमेंट सुन रही थी। अनामिका नेचुरली काफी ब्यूटीफुल थी और उसकी वह चमकती हुई आंखें ठंडा और स्वीट टेम्परामेंट का मिक्सर थी, जो उसके चार्म को इनरेजिस्टिबल बनाती थी। वहीं दूसरी तरफ खड़ी नताशा का चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। वह कितनी शॉक थी, यह शब्दों में बयां भी नहीं किया जा सकता था। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रही है। हो क्या रहा है? क्यों उसके पेरेंट्स से इस लड़की को अपनी बेटी की तरह ट्रीट कर रहे हैं? यहाँ तक कि टॉप ब्रांड QY के लिमिटेड रिलेशन सामान उसे दिए जा रहे हैं। उन दोनों को अनामिका से इतना प्यार करता हुआ देखकर उसके अंदर एक पैनिक साइंस जन्म लेने लगा, जिससे वह काफी अनइजी हो गई। उसके 1 महीने घर पर न होने के बीच में हुआ क्या है?
ये सब तुम्हारे साइज की ही है, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आया तो डैड तुम्हारे लिए दूसरा बैच मंगवा देंगे, श्रवण जी ने प्यार से अनामिका को देखते हुए कहा। कोई जरूरत नहीं है। अनामिका ने अपनी चमकती हुई आंखों से सबको देखा और काफी सॉफ्ट और जेंटल आवाज में कहा, मुझे लगता है कि यह सारे काफी अच्छे हैं। जैक अपने बॉस की आवाज से ही बता सकता था कि यह कपड़े देखकर वह ज्यादातर खुश नहीं है। इस बात के लिए वह अपने बॉस को ब्लेम को नहीं कर सकता था, ये सारा सामान उनका ही तो पिछला काम था, शायद 6 महीना या फिर 1 साल पुराना, लेकिन किसने सोचा था कि उसकी डिजाइन सामान घूमकर उसी के पास वापस आ जाएंगे। इन सब का कॉस्ट कितना होगा? अचानक से अनामिका ने जैक की तरफ देखते हुए कहा, जिससे जैक थोड़ा हड़बड़ा गया और उसने जल्दी से जवाब दिया, ये हमारी ब्रांड के फाउंडर क्वीन एमी के क्लासिक पीस है। इसमें सबसे सस्ता सामान भी लगभग 3 लाख रुपए का है। सब जानते हैं कि हमारे ब्रांड की फाउंडर स्मार्ट और ब्यूटीफुल है और उनका नॉर्मल क्लॉथ जो डिजाइन करती है उसकी कीमत भी 5 लाख रुपए से ऊपर होती है और स्पेशल पार्टी वेयर की प्राइस तो करोड़ तक जाती है। कल ऐसी बात थी कि श्रवण जी ने जो सारे सामान अपनी बेटी के लिए ऑर्डर किया था उसकी कीमत करोड़ों से ऊपर थी। पहली नजर में ही कोई बता सकता था कि वह काफी टॉप डिजाइन थे। कपड़ों के दाम उसे हिसाब से तय किए जाते थे, जितना वक्त अनामिका को उन्हें बनाने में लगता था। जैक ने एक बार अपनी आंखों से देखा था अपनी बॉस को लगभग सैकड़ों डिजाइन एक रात में बनाते हुए, और पार्टी वेयर और स्पेशल पीस को बनाने में भी लेकर रेगुलर से सिर्फ कुछ मिनट एक्स्ट्रा लगते थे उसके बॉस को। तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ? अनामिका ने जानबूझकर एक आईब्रो उठाकर जैक की तरफ मीनिंगफुल देखा। जैक को अपनी बॉस का इशारा समझ नहीं आया। उसने थोड़ा पैनिक होते हुए कहा, मिस्टर ओबराय ने कल 50 करोड़ 55 लाख रुपए क्यूवाई ब्रांड को दिए हैं। अनामिका ने उम्मीद नहीं की थी कि उसके घर लौटने के पहले ही दिन उसके पेरेंट्स उसके ऊपर इतना खर्चा करेंगे। वह थोड़ा अनएजी हो गई और बोली, काफी महंगा है। बिल्कुल नहीं, जैक ने जल्दी से एक्सप्लेन किया, क्यूवाई ब्रांड क्वांटिटी नहीं क्वालिटी को ध्यान में रखता है। यहाँ रखा हुआ एक एक पीस काफी हाई डिमांड पर है, आप इसे पहनेगी तो प्रिंस की तरह खूबसूरत लगेंगी सचमुच। लेकिन बिल्कुल सस्ता नहीं है। अनामिका ने जानबूझकर सस्ता शब्द पर जोर दिया और अपनी नजरों से ही जैक पर प्रेशर बनाने लगी। अपने बॉस की नजरों को देखकर और उनके बातों का मतलब समझकर जैक को कुछ हिंट मिला और उसने कहा, हाँ ये सच में बहुत महंगा है, और अब जब मिस्टर ओबरॉय ने इतना बड़ा ऑर्डर एक साथ दिया है तो मैं 10% डिस्काउंट दे सकता हूँ। 10%? अनामिका ने उसकी बातों को रिपीट किया। है 20%? जैक ने हिचकिचाते हुए कहा। लेकिन जब उसकी बॉस की लोग कभी भी ठीक नहीं हुई तो वह बोला, और 30%? इससे कम नहीं हो सकता। इससे नीचे वह लोग गए तो उन्हें नुकसान होगा। वहां खड़े सब लोग हैरान हो गए, किसे पता था कि अनामिका इतने बड़े ब्रांड के साथ इस तरह नेगोशिएशन कर सकती है, वह भी इतना ज्यादा। श्रवण जी और सीता जी ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी इस तरह नेगोशिएशन करेगी। उन्हें लगा शायद उनकी बेटी को फिक्र है कि उनके मॉम डैड के ज्यादा पैसे ना खर्च हो जाए। आप लोग बस मुझे 27 करोड़ दे दीजिए, जैक ने फाइनली डिसाइड किया, बाकी मैं मिस्टर ओब्रोय के अकाउंट में वापस कर दूंगा। श्रवण जी को लगा कि उनकी बेटी को ज्यादा पैसे खर्च करना ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए जल्दी जल्दी से बोले, रिफंड की कोई जरूरत नहीं है। अनु, तुम्हारे डैड यह अफोर्ड कर सकते हैं, तुम्हें प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा, अनामिका ने पेशेंस के साथ कहा, अगर हमारे पास पैसे हैं भी तो हम इसी तरह फेंक तो नहीं सकते ना, क्यों ना हम आधे कपड़े वापस लौटा दे। इस तरीके से वह ये कपड़े किसी और को बेच कर पैसे कमा सकती हैं। बिल्कुल नहीं, श्रवण जी ने तुरंत मना करते हुए कहा, कैसा रहेगा जैक, आप वह पैसे मेरी बेटी का अकाउंट में रिफंड कर दीजिए। इसी ने तो आपसे नेगोशिएशन करके पैसे काम करवाया है, तो इस पर उसका हक हुआ। इस अनु के अकाउंट में डाल दीजिए, और अनु तुम इसे डैड की तरफ से पॉकेट मनी समझ कर रख लो। इतनी ज्यादा पॉकेट मनी? एक पल के लिए जैक हैरान हो गया और वहां खड़े सब लोग अनामिका से जलने लगे। नताशा को अपनी पेरेंट्स की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, उन लोगों ने इस नई लड़की को बिना पलक झपक इतने सारे पैसे दे दिए, ऐसा तो उन्होंने उसके लिए कभी नहीं किया। वह गुस्से में कुछ करने ही वाली थी, तभी मार्था ने पीछे से धीरे से कहा, मिस आप अपना बिहेवियर कंपोस्ट रखें। भले ही सच्चाई बहुत बुरी थी, लेकिन अभी तक सबसे वर्स्ट पॉइंट पर नहीं पहुंची थी। नताशा अपने पेरेंट्स को देखते रही कि वह कितने प्यार से अनामिका से ट्रीट कर रहे हैं। ऐसा प्यारा बिहेवियर उसने कभी नहीं देखा था। वह तो लगभग उसके बारे में भूल ही गए थे। वह दूर से ही अनामिका का कोल्ड और अलग बिहेवियर नोटिस कर सकती थी। भले ही वह उसके पेरेंट्स के सामने शांत थी, मगर नताशा एक नज़र में ही देखकर बता सकती थी वो कोई मामूली लड़की नहीं है। क्या वह यहाँ उसके पेरेंट्स को उस चुराने के इरादे से आई है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। डैड, मॉम कौन है ये? नताशा ने अपने गुस्से को कंट्रोल में करते हुए मुस्कुराकर पूछा।
तब जाकर श्रवण जी और सीता जी का ध्यान उसके ऊपर गया। सीता जी ने सबसे पहले ऑर्डर दिया, ये सारी चीजें लिटिल मिस की ड्रेसिंग रूम में रखवा दो। ये टाइटल लिटिल मिस नताशा को भी चेंज करने के लिए काफी था। वह इस फैमिली की अकेली इकलौती बेटी थी, लेकिन एक्स्ट्रा इंसान यहाँ कहाँ से आ गया। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। अब तक आपने पढ़ा कि नताशा घर आ जाती है, लेकिन जब वह देखते हैं कि उसके पेरेंट्स एक नई लड़की से कितने अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, तो उसे गुस्सा और जलन होने लगती है, लेकिन अभी तक उसे पूरी सच्चाई नहीं पता थी। अब आगे, जैक आप सचमुच एक लाइव सेवर है, जो आप ये सारा सामान आज ले आए। सीता जी ने उसे थैंक यू कहा और फिर रानी की तरफ मुड़कर बोली, प्लीज जैक को ले जाकर नाश्ता कराओ और उनका ध्यान रखना। बिल्कुल मिस्टर जैक, मेरे साथ चलिए, रानी ने कहा। जैक जानता था कि शायद फैमिली के बीच में कोई सीरियस बात होने वाली है, इसलिए उसने आंखों से ही एक नजर अनामिका को देखा और फिर रानी के साथ चला गया। चलो बैठकर बात करते हैं। सीता जी ने अनामिका का हाथ पकड़ा और नताशा को बैठने का इशारा किया, जिससे नताशा को ऐसा लगा जैसे उसके दिल में किसी ने चाकू मार दिया हो। नताशा, मैं तुमसे फिर से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। ये है अनामिका ओबरॉय, हमारी बायोलॉजिकल बेटी जो गुम हो गई थी, सीता जी बोली। ये सुनकर नताशा स्पीचलेस हो गई। उसने तो सोचा था कि यह लड़की कोई दूर की रिश्तेदार है जो यहाँ सिर्फ कुछ पैसे लेने आई है। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि यह लड़की उसके पेरेंट्स की बायोलॉजिकल बेटी है। तभी वह लोगों इससे इतने अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। कहानी ऐसी है कि कई साल पहले श्रवण और मैं हमारे पुराने घर गए थे और एक छोटे से गांव से होकर गुजर रहे थे। जब मेरा लेबर पेन शुरू हो गया और वहां का सबसे छोटा और नजदीकी और नर्सिंग होम ही हमारा इकलौता ऑप्शन था। सीता जी ने उस इंसिडेंट को याद करते हुए कहा, उस अस्पताल में कोई प्राइवेट रूम नहीं थे, इसलिए उन लोगों ने मुझे एक सिंपल से वार्ड में 2 और प्रेग्नेंट औरतों के साथ भर्ती किया। आधी रात को अचानक से अस्पताल में आग लग गई और आग जल्द ही बहुत तेज फैल गई, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना है, कैसे जाना है। मैंने बच्चे को उठा लिया ये सोचकर कि वह हमारी बेटी है, लेकिन सच ये था कि हमने तुम्हें उठा लिया था जो किसी और की बेटी थी, ना कि मेरी और श्रवण की। मुझसे गलती हो गई। आखिरी के शब्दों ने नताशा को पूरी तरह से हैरान कर दिया और तोड़ दिया। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वह एक ओबरॉय परिवार की असली बेटी नहीं है। अनु को मेहता परिवार अपने साथ ले गया और मेहता परिवार की बेटी को एक वहां की क्लीनिंग स्टाफ ले गई और आखिर में तुम हमारे साथ आ गई। अगर मैंने उस दिन वह ऑनलाइन पोस्ट नहीं देखी होती कि एक फैमिली खोए हुए बच्चे को ढूंढ रही है, तो अभी भी हम अंधेरे में ही होते। सीता जी बोली तो नताशा स्पीचलेस हो गई। और जहां तक बात रही तुम्हारी असली मॉम की, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया था, इतना कहकर सीता जी रुकी और फिर उन्होंने सच बताने का फैसला करते हुए कहा, हमने खोजबीन की तो हमें पता चला कि तुम्हें जन्म देने के बाद उनकी बहुत ब्लीडिंग हुई थी और वह उसे बड़ी सी आग से बच नहीं पाए उस रात। क्या उसकी बायोलॉजिकल मदर उसी दिन मर गई थी जिस दिन उसका जन्म हुआ? नताशा का चेहरा पीला पड़ गया। जो हो रहा था उसे उस पर भरोसा नहीं हो रहा था। और जहां तक बात रहे तुम्हारे फादर की, हम उन्हें ढूंढ नहीं पाए, सीता जी बोली और फिर उन्होंने अनामिका की तरफ देखते हुए सॉफ्टली कहा, हमने अनु से बात की है और हमने प्लान किया है कि तुम हमारा ही परिवार हो। आज से ये तुम्हारी बहन है। हमारी गलती की वजह से अनु के साथ बहुत कुछ हुआ है, इसलिए हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे उन चीजों को सुधारने की। भले ही तुम हमारी बायोलॉजिकल बेटी नहीं हो, लेकिन हमने तुम्हें बड़ा किया है, इसलिए तुम हमारी ही बेटी हो। तुम्हें अनु के साथ अच्छे से बिहेव करना होगा और उसका ध्यान भी रखना। ओके। अपनी पेरेंट्स की बातें सुनकर नताशा एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। ऐसा कब से होने लगा कि उम्र में छोटी बहन बड़ी का ध्यान रखें। कितने सालों से वह अपने बैकग्राउंड पर बिल्कुल प्राउड थी कि उसके फादर इंडिया के सबसे रिच इंसान है और उसकी मॉम एक फेमस ब्यूटीफुल लेडी और उसके पांचों भाई अपने अपने फील्ड में सक्सेसफुल। बचपन से ही सब लोगों ने उसे खुश करने की और उसकी हर एक विश पूरी करने की कोशिश की है। वह कैसे किसी और के ध्यान रखेगी और उसे खुश करने की कोशिश करेगी? भले ही वह बहुत गुस्से में थी, जलन हो रही थी, उदास थी, मगर वह अपनी जगह किसी और को नहीं दे सकती थी, इसलिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के बोली, यह सब बहुत अचानक हो गया। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे मुझे बुरा नहीं लग रहा है तो ये झूठ होगा। मैं इस परिवार में 18 सालों से हूँ और एक दिन मेरे पेरेंट्स मुझे बता रहे हैं कि मैं उनकी असली बेटी नहीं हूँ। इतना कहकर नताशा अपने सर नीचे कर लिया और उदास होकर बोली, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मेरी असली माँ उसी दिन मर गई होगी जिस दिन मेरा जन्म हुआ और मेरे फादर मिल ही नहीं रहे हैं। क्या मैं कभी उनसे नहीं मिल पाऊंगी? बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जिसे उन्होंने उसने पोंछा और काफी उदास होकर बोली, मॉम डैड, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आप लोग मुझे अभी भी अपनी फैमिली में रखना चाहते थे और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपनी बहन का हमेशा ख्याल रखूंगी। उसके चेहरा सिंसियर था और उसके आंसू उसके दर्द बता रहे थे।
लेकिन अनामिका जो मेहता परिवार में बड़ी हुई थी और हर तरह के लोगों का दोगला और झूठा चेहरा देख चुकी थी, वह एक नज़र में ही देखकर बता सकती थी कि नताशा नाटक कर रही है। वेलकम बैक टू द फैमिली। नताशा ने अपनी बहन का प्यार दिखाने के लिए, उसे गले लगाने के लिए अपने हाथ खोला। अपने पेरेंट्स की नज़रों में वह बहुत अच्छा बनना चाहती थी। अनामिका ने जवाब दिया, तुम्हारे इतने वार्म वेलकम के लिए थैंक यू, लेकिन मैं गले नहीं लग सकती। नताशा वही खड़ी रह गई। मैं किसी के फिजिकल कांटेक्ट से थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती हूँ, सॉरी। अनामिका हमेशा ही कोल्डली बिहेव करती थी, मगर उसका रिएक्शन और एटीट्यूड देखकर नताशा को ऐसा लग रहा था जैसे वह जानबूझकर उसके लिए चीजें मुश्किल कर रही है और उसे ऑकवर्ड और एम्ब्रेसफुल करवा रही है। अनु थोड़ी सी इंट्रोवर्ट है, मगर जल्दी ही हमसे घर मिल जाएगी, हम एक फैमिली है। नताशा, तुम्हें अब फॉर्मल बिहेव करने की जरूरत नहीं है, सीता जी बोली। ये सुनकर नताशा और एम्बेरेस हो गई और फाइनली बैठ गई। ऑल राइट, अब बातें खत्म, चलो खाना खाने हैं, सीता जी ने टाइम देखते हुए कहा। अनु, तुम्हें भूख लगी होगी ना? हम कब से बातें किया जा रहे हैं और खाने के बारे में हम भूल गए। आज का डिनर तुम्हारी मॉम और मैंने बनाया है, चलो खाकर बताओ कैसा बना है। श्रवण जी ने मुस्कुराकर कहा, और अगर उसमें कुछ हिस्सा है जो तुम्हें नहीं पसंद है तो तुम हमें बता देना, हम जल्दी एडजस्ट कर देंगे। डाइनिंग टेबल अलग अलग डिलीशियस फूड से भरा हुआ था और सब कुछ श्रवण और सीता जी ने खुद बनाया था, जिससे नताशा को बहुत जलन हुई। उनके घर पर 4 शेफ थे, इसलिए सीता जी और श्रवण जी को पर्सनली खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं थी और ना ही वो लोग ऐसा कभी करते थे, लेकिन आज उन्होंने अनामिका के लिए स्पेशल एफर्ट्स किया है। सीता जी एक एक करके अनामिका के में खाना सर्व किया जा रहे थे, जिससे उसकी प्लेट पूरी तरह भर चुकी थी। भले ही नताशा की फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने नताशा को भी बराबर ही सर्व किया और उसे खाने के लिए कहते रहे, मगर नताशा का ध्यान तो सिर्फ इस बात पर था कि अनामिका को पहले प्रायोरिटी मिल रही है और उसे ज्यादा प्यार मिल रहा है, जिससे वह और उदास हो गई और यह सारा डिलीशियस खाना उसे बेस्वाद लगने लगा। अनु, तुम इतने सालों से बाहर रही हो, तुम्हें और खाना खाना चाहिए, अपने आप को देखा तो सही, तुम कितनी पतली हो, सीता जी बोली। मार्था वही खड़ी होकर उदास नताशा को देख रही थी, या फिर कहा जा सकता है जेलेस नताशा को देख रही थी। लेकिन खुशकिस्मती से अनामिका अपना खाना खत्म करने के बाद ऊपर चली गई और ज्यादातर नीचे नहीं रही। नताशा ने इसी मौके का फायदा उठाया अपने पेरेंट्स से बात करने का, और इधर उधर की बातें करते हुए उसने आखिर में पूछ लिया, डैड मॉम, आप लोगों ने कैसे कंफर्म किया कि अनु ही आपकी बायोलॉजिकल बेटी है? उस ऑनलाइन पर्सन में कोई स्पेशल बात जिसकी वजह से आप लोगों को कंफर्म हो गए? वह सच में ये पूछना चाहती थी कि हो सकता है कि अनामिका नाटक कर रही हो और वह उनकी बेटी नहीं हो। आफ्टर ऑल, कौन इंडिया का सबसे रिच इंसान की बेटी नहीं बनना चाहे? उसका सिर्फ चेहरा मिलता जुलता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि उनका खून का रिश्ता होगा ही। उसका सवाल सुनकर श्रवण जी हैरान हो गया और फिर उन्होंने हंसते हुए एक्सप्लेन किया, कोई स्पेशल बात नहीं थी, बस उस एड में जो बातें लिखी गई थी वह सारे इंसिडेंट अनु के जन्म वाली रात को हुए थे, जो हमें बहुत अच्छे से याद था। वह हॉस्पिटल का नाम, रूम नंबर और अस्पताल में लगी आग और भाग दौड़, और फिर उन्होंने गलत बच्चों को उठा लिया। ओह, ऐसी बात है, नताशा ने लंबा खींचते हुए कहा। तो श्रवण जी आगे बोले, उन्होंने हमें अनु का एक बाल भेजा था और हमने डीएनए टेस्ट करवाया है, जो 99.99% मैच हुआ है, और जब हमें अनु की फोटो देखी तो वह बिल्कुल तुम्हारी मोम की तरह दिखती है, जैसे तुम्हारी मोम उस उम्र में दिखा करती थी। श्रवण जी की बातें सुनकर नताशा को बुरा लगा। आखिरी उम्मीद जो उसके दिल के अंदर बची थी वह भी खत्म होने लगी, लेकिन वह अभी भी इस बात को करने के लिए तैयार नहीं थी और वह बोली, और आप लोगों को कैसे पता चला कि मैं आप लोगों की बायोलॉजिकल बेटी नहीं हूँ? पहले हमने अनु का डीएनए टेस्ट करवाया और फिर तुम्हारे रूम से भी कुछ बाल लेकर टेस्ट करवाया था, श्रवण जी बोले। दूसरे शब्दों में साफ था कि नताशा ओबरॉय परिवार से ब्लड रिलेटेड नहीं थी। नताशा की आखिरी उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो गई। नताशा, भले ही तुम हमारी बायोलॉजिकल बेटी नहीं हो, मगर हम एक साथ इतने सालों से हैं और तुम हमारी अपनी ही बेटी हो, सीता जी बोली। भले ही इस वक्त सीता जी उसे पहले की तरह ही प्यार से देख रही थी, लेकिन नताशा किसी और से बेहतर जानती थी कि अब चीज पहले की तरह नहीं रहने वाली है। वह सिर्फ देश के सबसे अमीर परिवार की इकलौती बेटी थी, लेकिन अब जब अनामिका वापस आ गई है तो लोग उसे इस प्रकार की गोद ली हुई बेटी के तौर पर देखेंगे, जिसका इस परिवार से कोई खून का रिश्ता नहीं है। दूसरे शब्दों में वह एक बाहर वाली है। उसकी आंखें कुछ सेकंड के लिए डिम हो गई, लेकिन फिर उसने जानबूझकर सीता जी को गले लगाते हुए कहा, मॉम, मैं आपसे और डैड से बहुत प्यार करती हूँ, मैं आप लोगों का बहुत ध्यान रखूंगी। थोड़ा टाइम अपने पेरेंट्स के साथ बिताने के बाद नताशा अपने रूम, जो सेकंड फ्लोर पर था, वहां गई।
लेकिन ऊपर आते ही उसे लगा कि पूरा फ्लो बदल चुका है। पूरा सेकंड फ्लो पूरी तरह से रिनोवेट किया गया था और हर एक रूम को अलग अलग स्टाइल में डिजाइन किया गया था। ये देखकर नताशा ने एक मेड को रोकते हुए पूछा, इन रूम के साथ क्या हुआ? सर और मैडम लिटिल मिस को वेलकम करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक फेमस इंटरनेशनल डिजाइनर को हायर करके उनकी टीम के साथ यहाँ बुलाया और पूरे सेकंड फ्लोर रिनोवेशन कराए और अलग अलग रूम को अलग अलग थीम के हिसाब से तैयार करवाया। आपके रूम के अलावा पूरा सेकंड फ्लोर रिनोवेट हुआ है क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि लिटिल मिस को किस तरह का रूम पसंद आएगा, इसलिए उन्होंने हर एक अलग अलग डिजाइन में तैयार करवाया था, वह मेड बोली, जिससे नताशा का चेहरा कुछ सेकंड के लिए पीला पड़ गया। लेकिन उस मेड ने आसपास देखा और धीरे से बोली, नई मिस एक बहुत ही छोटी फैमिली में बड़ी हुई है और आखिर में उन्होंने सबसे सिंपल रूम ही पसंद किया। उस मेड की बात सुनकर नताशा को थोड़ा अच्छा लगा। उस मैन फिर से आसपास देखा और धीरे से बोली, वह बेवकूफ है, उन्हें कुछ नहीं पता। मुझे लगता है कि उन्होंने कभी फेमस पेंटिंग्स नहीं देखी जो सबसे एक्सपेंसिव रिटर्न ऑफ किंग्स पेंटिंग थी, जो बड़े से लिविंग रूम में लगनी चाहिए थी। सबको एडमिरे करने के लिए उन्होंने उसे लाउंज में लगवा दिया है। नताशा हैरान हो गई और उसने पूछा, वह इन चीजों पर भी ध्यान दे रही है? मास्टर और मैडम उनकी बात बहुत मानते हैं और उन्होंने एक्चुअली वह पेंटिंग लॉन्च में लगवा दी है। वह मेड बोली, उन्होंने खुद अपने लिए खाना भी बनाया और उनके लिए इतनी ब्यूटीफुल कपड़े और शूज भी ऑर्डर किया और कितने सारे पैसे भी दिए, ये कहकर कि वह पॉकेट मनी है। ये सारी बातें सुनकर नताशा, जिसे अपना गुस्सा थोड़ा दबा लिया था, उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सी जलन और गुस्सा दिखाई दिया। प्लीज मिस, मेरी इन बातों का बुरा मत मानिएगा, लेकिन अगर आप कॉलेज के लिए अब्रोड चली गई तो आपकी फैमिली में स्टेटस और नीचे गिर जाएगा, उस मेड ने नर्वस होकर वार्निंग दी। नताशा अपनी कर्ट सिचुएशन के बारे में बिल्कुल क्लियर थी, इसलिए वह बोली, हाँ मैं जानती हूँ, तुम जाओ। जी मैम, उस मैन ने इतना ही जवाब दिया। रुको, तुम्हारा नाम रीना है ना? नताशा ने उसे वापस बुलाया और अपने हाथ का एक डायमंड ब्रेसलेट निकालकर उसे देते हुए कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे फैमिली हॉस्पिटल में है, ये ब्रेसलेट उनके इलाज में तुम्हारी मदद करेगा। थैंक यू मिस नताशा, रीना ने तुरंत अपनी लॉयल्टी दिखाते हुए कहा, मैं हमेशा फ्यूचर में आपकी लॉयल रहूंगी। सब लोग पैसे के भूखे होते हैं। नताशा ने उसे जाने का इशारा किया और अचानक से अपने मन ही मन प्लान बनाने लगी। भले ही अनामिका उनकी बायोलॉजिकल बेटी थी, लेकिन उसने इतने साल श्रवण जी और सीता जी के साथ बिताए थे, इसलिए अनामिका से ज्यादा उनकी फीलिंग्स डिप थी उसके लिए, जिसका उसे फायदा उठाना है। अगली सुबह वहीं दूसरे तरफ सिटी हॉस्पिटल में एक आदमी ने रूम नंबर 306 का दरवाजा खोला और अपनी क्लियर आंखों से देखते हुए अपने नोबल एलिगेंस के साथ अंदर आया। बेड पर लेटे हुए बूढ़े व्यक्ति थोड़े बहुत हिले, लेकिन किसी के आने की आहट सुनकर उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोली और जैसे ही देवेंद्र जी ने अपने सामने अपने पोते देवांश को देखा, उनकी नजरें थोड़ी सॉफ्ट हो गई और उन्होंने कमजोर आवाज में पूछा, आ गए छोटे शैतान? देवांश ने सॉफ्टली पूछा, उड़ गए आप? कहाँ हूँ मैं? देवांश जी ने आसपास नजरें घूमते हुए पूछा, मेरे साथ हुआ क्या था? क्यों उनकी बॉडी में इतना दर्द हो रहा है? यहाँ तक कि उनमें बोलने की भी ताकत नहीं है। क्या वह आप नहीं थे जो भूख हड़ताल पर चले गए थे? देवांश ने कहा। देवेंद्र जी ने अपनी खाना और दवाएं रोक दिया था, सिर्फ देवांश से अपनी बात मनवाने के लिए, और आखिर में उनकी जान पर बनाई। देवांश के बोलने पर उन्हें कुछ याद आया कि उन्होंने सच में ऐसा ही कुछ किया था। वह बस देवांश की सोच बदलना चाहते थे, लेकिन आखिर में उन्हें इतना दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है मुझे। लेकिन उनकी मदद करने के बजाय देवांश ने कंप्लेंट की, आप बहुत लकी है कि आप खतरे से बच गए। उन्हें ये छोटा सा दर्द बर्दाश्त करना होगा। किसने कहा था इतना बड़ा तमाशा खड़ा करने के लिए? छोटे शैतान कहीं के, मैं अभी अभी होश में आया हूँ। क्या तुम थोड़े अच्छे से बात नहीं कर सकते मुझसे? देवेंद्र जी ने मुंह बनाते हुए कहा। सब तुम्हारी गलती है। तुम बताओ, मुझे कितने दिन हो गए आखिरी बार तुमसे मुझे मिले हुए, और कब आखिरी बार तुमने मेरी बात सुनी थी? अगर उन्होंने खाना और दवाएं लेने से मन नहीं किया होता और उनका इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं हुआ होता तो उनका ये शैतान पोता उनसे मिलने ही नहीं आता। किसने कहा था आपसे वह बातें बोलने के लिए और वह बातें मानने की जिद करने के लिए जो मैं नहीं सुनना चाहता और नहीं मानना चाहता? देवांश बोला। जब भी वह यहाँ आता था, उसके दादाजी हमेशा ओबरॉय परिवार की बेटी नताशा का नाम लेते थे और उसकी शादी का रिश्ता जो बुजुर्गों ने पहले तय किया था उसे बारे में बोलते रहते थे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देवेंद्र जी ने मुंह बनाकर अपना सर दूसरी तरफ घूमते हुए कहा, मैं ऑलरेडी इस हालत में हूँ, एक दिन मर जाऊंगा। कल अपनी फियांसे को लेकर आओ मुझसे मिलने के लिए। देवांश ने सख्त एक्सप्रेशन के साथ कहा, मेरी कोई फियांसे नहीं है। क्या तुम मुझे हार्ट अटैक देना चाहते हो?
देवेंद्र जी ने गुस्से में कहा, तुम्हें पता है कि सालों पहले हमारे और ओबरॉय परिवार के बीच रिश्ता तय हुआ था। तुम्हें नताशा से शादी करनी होगी, वरना मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा उन्हें सिचुएशन। यह शादी और रिश्ते वाला आइडिया पूरा आपका था। देवांश बहुत ही कैजुअली बोला, अब जब आपने रायता फैला ही दिया है तो उसे कैसे समेटना है यह आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं, शैतान कहीं के। आह मेरा दिल। अचानक से देवेंद्र जी ने अपने दिल पर हाथ और रखकर दर्द में करा है। ऋषि, डॉक्टर को लेकर आओ, देवांश बोला, लेकिन जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की देवेंद्र जी बोले, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने अपनी बात बोल दी है। अगर कल तुम और नताशा एक साथ यहाँ नहीं आए तो तुम भूल जाना कि तुम्हारी कोई दादाजी है, उसके बाद में जियो या मरो उसे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होगा। उन दोनों को एक दूसरे से झगड़ता हुआ देख ऋषि जल्दी से मामला सुलझाने के लिए बीच में आते हुए बोला, सर शांत हो जाए, बोस तो कुछ दिनों से बहुत बिजी थे। तुम भी अपनी पूरी जिंदगी कुंवारे ही मरोगे। तुम दोनों के दोनों हर वक्त काम में बिजी रहते हो, क्या तुम उन लोगों के पास थोड़ा सा वक्त नहीं है अपनी जिंदगी और पर्सनल रिश्तों के बारे में सोने के लिए? देवेंद्र जी ने मुंह बनाते हुए कहा। ऋषि को समझ नहीं आया कि वह क्या बोले। वह इन सब में कैसे घसीटा गया, और वह जिंदगी भर कुंवारा क्यों रहेगा? वह तो बस अपने काम से थोड़ा प्यार करता है। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट वाला जरूर कीजिए।